हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट डीपीपी बोल दूं मैं। टॉपिक हमारा रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। इसकी हम कर रहे हैं डीपीपी 1। दोनों तरह के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या जेई का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। अब जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो मतलब मेन्स की डीपीपी तो आनी चाहिए, है ना। ये आएगी तो एडवांस के क्वेश्चंस बनेंगे, बेसिक्स तो इसी के अंदर है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। और दूसरा शॉर्ट मेथड, है ना। देखो, अगर आप 11th में तो आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है कि पहले मोल निकाला, ये किया, वो किया, वो किया, है ना, और वैल्यू पुट करा और 10 चीज़ें और। लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर रही हूँ और मेरा पड़ोसी है उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। वो उस एक्स्ट्रा टाइम को पेपर पढ़ने में लगाएगा, फिजिक्स के क्वेश्चन करने में लगाएगा, है ना, और हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। जल्दी इन सेंस करेक्ट, एक्यूरेट भी करना है, बट स्पीड बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मोल कॉन्सेप्ट अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे मेरे साथ। तो बच्चे, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डीकंपोजिशन ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ प्योर पोटेशियम क्लोरेट। अब पहली बात है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। तुम्हारे पास 10 kg 10 किलो पोटेशियम क्लोरेट दे दिया और ये तुमसे पूछ रहा है कि आप क्या करो, इसको कंप्लीटली डीकंपोज कर दो और ऑक्सीजन कितनी बनेगी उसका वेट निकाल दो, है ना। तो बच्चे, पोटेशियम क्लोरेट अगर मैं बात करूं पोटेशियम क्लोरेट तो ये है KClO3, है ना। अब इससे ऑक्सीजन निकालनी है तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं ट्वाइस कर देती हूँ। सो ट्वाइस KCl प्लस तो हम कहेंगे 3O2। देख लो, बैलेंस है ना, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो बच्चे क्वेश्चन वैसे ही नहीं बनना। अब देखो, मोल मोल से करोगे तो ये 2 मोल है, 3 मोल है, फिर उसको मोल में कन्वर्ट करो, फिर आगे आंसर निकालो तो लेंदी हो जाएगा। शॉर्ट तरीका क्या है तो बच्चे, KClO3 तुम्हें पता है मोलर मास, 1 मोल का ही तो मास होता है, तो उसका मोलर मास निकाल दो। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो K का मास कितना दे रखा है 39, है ना। Cl का कितना है 35.5 और ऑक्सीजन का कितना है तो 16 3 48। तो भाई इसका मास तो ये है। और इस मास से ऑक्सीजन कितना बन रहा है, तुम कहोगे देखो 2 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो 2 मोल मतलब इतना मास। और 3 मोल की बात करूं तो बेटा 3 इंटू O2, O का 16, O2 का 32 और 32 इंटू 3, यानी ये तो आ गया मेरे पास 96 ग्राम्स। ठीक है, और इसका मोलर मास निकालो जल्दी से, है ना। KClO3 KClO3 का मोलर मास निकालो, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, 39 प्लस 35.5, 39 प्लस 35.5 प्लस 48। जल्दी से इसका मोलर मास निकालेंगे तब हम आगे बढ़े। कर लिया होगा अभी तक तो। 39 प्लस 35.5 प्लस 48। ठीक है, तो ये आएगा आपका 122.5। ठीक है, तो मुझे तो इसका डबल करना है तो 244 और 245 ग्राम, तो मैं यहाँ सीधा लिख देती हूँ 245 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर ये 245 ग्राम है तो ये कितना ग्राम है, तो हम कह रहे हैं वो तो है 96 ग्राम। ओके, अब आपके पास कितना है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन बाय डीकंपोजिशन 10 kg ये है, तो बच्चे 10 kg मतलब 10,000, है ना। 10 इंटू 1000 तो वो कितना बनेगा ये आपको बताना है, तो इसको मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, और x की वैल्यू निकाल दो, आपका क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएगा। तो कर लेंगे, बोलो x की वैल्यू निकालो, तो 245x, ठीक है, इक्वल्स टू 96 इंटू 10 इंटू 1000। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो तो क्या करो, डिवाइडेड बाय 245 कर दो, क्या 245 कर दो, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। अब देखो, इसको 1000 को छेड़ो मत, तुम्हारे को आंसर तो किलोग्राम में ही पूछा है ना, तो इसको हटा दो, ये किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 960 अपॉन 245 किलोग्राम, तो 960 अपॉन 245 किलोग्राम, मतलब अगर मैं 250 भी मान लूँ तो मेरा आंसर तीन गुने से ज़्यादा आ रहा है ना। 250 का डबल 500 और 750 हुआ 750, लेकिन तुम्हारे पास तो 960, तो मेरा आंसर 3 से तो बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, तो देखो
आंसर 39.2 kg, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था मेरे पास, तो 392 तो ये तो बहुत ज़्यादा है, 3.92 हाँ पॉसिबल है, 3 किलो तो नहीं है, 3 से तो बहुत ज़्यादा ही है, तो 3 आंसर नहीं है ना, तो तुम्हें एग्जाम में करना ही क्यों है, बोलो, फंसते हो तो तुम्हें करना था भाई, 2 आंसर होते 3 पॉइंट समथिंग, तो मैं सोचती इसको, आपको सोचने की जरूरत ही क्या है, ये बैठेगा नहीं, ये बैठेगा नहीं, वो बैठेगा नहीं, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। समझे मेरी बात, कैसे करना है ना। तो ये अब जो बच्चा करने बैठ जाएगा, देखो उसका टाइम गया, तो उसको नहीं सॉल्व करना है, ऑप्शन चेक कर लो, सॉल्व करने की जरूरत है तो करो, नहीं जरूरत है तो छोड़ दो, ठीक है। सो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है बच्चे गीगा। गीगा क्या होता है, जल्दी से बोलेंगे। गीगा, गीगा किसे बोलेंगे, तो हम कहेंगे देखो 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 क्या होता है, तो हम कहेंगे 10 टू दी पावर -9 होता है नैनो, ठीक है ना। 10 की पावर -9 क्या होता है, नैनो। 10 की पावर 6 क्या होता है, तो आई थिंक मेगा होता है ना। 10 की पावर -6 तो बहुत ही छोटा होता है माइक्रो के अंदर, तो फिर गीगा क्या बचा, तो हम कहेंगे हमारे पास एक ही ऑप्शन है 10 टू दी पावर 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 सेकेंड्स दूंगी पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 ग्राम तो आपके पास हाइड्रोजन है, 64 ग्राम क्या है बच्चे, तो हम कहेंगे 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। इन दोनों को मिला लिया एक स्टील के बर्तन में और एक्सप्लोड करा दिया, ठीक है। अब वाटर कितना बनेगा वो आप बता दो, तो क्या बता देंगे, 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहले काम करो, एक बैलेंस इक्वेशन बनाओ, तो मुझे कुल मिला के करना क्या है, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी है और वाटर बनाना है, तो एक बैलेंस इक्वेशन हम लिख लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और आंसर हम लिख लेते हैं वाटर, ठीक है। अब देखो मेरा आंसर तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ अगर 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो प्रोडक्ट जो है दैट इज 2 मोल, क्लियर। अब तुम्हारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है बच्चे, तो 10 ग्राम मतलब गिवन मास 10, हाइड्रोजन का मोलर मास दो, ये गिवन डेटा लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपका स्टोइकियोमेट्री डेटा अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, तो ये स्टोइकियोमेट्री डेटा है, ये गिवन डेटा है, तो भाई हमें 5 मोल तो हाइड्रोजन दे रखा है, 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो बच्चे 64 डिवाइडेड बाय 32, तो ये 2 मोल दे रखा है और ये पूछा है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो, अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल चाहिए, बिल्कुल, तो अगर ये 2 है तो ये 4 चाहिए, बट ये तो 5 है, ये तो ज्यादा है कि नहीं, आप समझो भाई, अगर ये 2 है तो ये 1 चाहिए, तो क्वेश्चन में ये 5 मोल है, 10 ग्राम है ना, मतलब 5 मोल है, तो भाई अगर ये 5 मोल है तो ये 2.5 चाहिए ना, 2.5, आपके पास ये 2 ही है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारा आंसर क्या करेगा, डिसाइड करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारे आंसर को डिसाइड करता है, ओके। तो अब आप अपना आंसर इसके हिसाब से निकालो, तो बोलो क्या ही कर लेंगे, ओह ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर लेंगे, बोलो, अगर ऑक्सीजन 1 मोल है तो वाटर 2 मोल बन रहा है, अगर ऑक्सीजन 2 मोल है तो वाटर कितना बनेगा, तो मैं कहूंगी जस्ट डबल मीन्स 4 मोल, सो आंसर विल बी 4 मोल, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप Fe 54 है, 56 है, 57 है, और इनका परसेंटेज है 5, 90 और 5%, तो आपको एटॉमिक मास ऑफ Fe निकालना है। तो बच्चे एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, बोलो, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला याद है ना, नेचर में एक ही एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स है, तो हम क्या करेंगे, आइसोटोप्स के एवरेज मास को ही कंसिडर करते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, ठीक है। नाउ m1, तो बच्चे पहला आयरन क्या है, 54 है ना मास, तो 54, x1 इसका परसेंटेज तो हम कहेंगे 5, प्लस m2 सेकेंड वाले का मास कितना है 56 है ना, परसेंटेज कितना है 90, थर्ड वाले का मास कितना है तो 57 और परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज है 5 है ना, और टोटल, तो टोटल देख लो 5%, 90% फिर 5%, तो ये हो गया 100,
अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है और आपको पास जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन मेरे को दिया है इन्होंने बी, तो आपको 55.95 आंसर आना चाहिए। चेक तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको दे दिया ऑप्शन बी, कर लेंगे। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं मैच हो रहा हो तो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। बोलो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट CO2 एंड वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद रखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? तो मैं कहूंगी NaHCO3। अब ये कह रहा है इसको हीट कर रहा हूं तो सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, तो बच्चे सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 प्लस ये कह रहा है CO2 बन रहा है, प्लस ये कह रहा है वाटर बन रहा है। बिना बैलेंस इक्वेशन आपका काम नहीं बनेगा, है ना। बिना बैलेंस इक्वेशन के काम चलेगा नहीं आपका। ओके ठीक है, अब क्या करें? तो देखो सोडियम ट्वाइस है तो ट्वाइस कर दो, मेरे हिसाब से तो बैलेंस दिख रही है। देखो कार्बोनेट 3 है ना, CO3 तो CO3 एक आ गया और CO2 आई गया। इसका ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन को दे दिया, 2H है ना, वो इधर पकड़ा दिया तो वाटर बन गया, तो ये बैलेंस तो हो गई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? 0.2 मोल है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, और सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स बनेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि जब मैंने ये 2 मोल लिया है तो ये 1 मोल मिला है। अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है। अब अगर ये 0.2 मोल है तो बन जाएगा, देखो 2 पे 1 है ना, तो 0.2 पे 0.1 होगा, है कि नहीं। इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो उधर भी 10 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बनेगा? 0.1 मोल। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन 0.1 मोल, यानी कि ऑप्शन 1, ठीक है। तो 5th का करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन 1 यानी ए, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो थोड़ी स्पीड ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही लिखा है फॉर नीट एंड जी, है ना। तो या तो 11 में बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है तो जल्दी जल्दी बन जाएंगी, या फिर अगर आप नीट और जे की तैयारी कर रहे हैं तो इस स्पीड से तो करना ही पड़ेगा। ये भी मैं आपको समझा रही हूँ, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको इससे भी तेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2। तो भाई कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो CH2 है, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड हैज मास ऑफ 42 ग्राम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब तुम कहोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला तो CH2 है, इसका n टाइम्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन अब तुम कहोगे ना n की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं, तो देखो n की वैल्यू जो होती है दैट इज मोलर मास। n की वैल्यू होती है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो बेटा मोलर मास तो क्वेश्चन में 42 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2, है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास क्या? CH2। तो कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 14। तो 42/14 कितना आया? 3 टाइम्स आ गया क्या? 42/14 कितना हो गया? 3 टाइम्स, है ना। 28 और 14 जोड़ दे तो 42, ठीक है। अब ये n का वैल्यू 3 रख दो, तो बच्चे CH2 का 3 टाइम्स, तो हम कहेंगे क्या हो गया? ये C3 हो गया और H जो है वो 6 हो गया। अब बिठा लो आंसर आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बना आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। सिंपल है, बन जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है, ये 11th वाले बच्चों के लिए ही है वैसे। नाउ विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स देखो, पहला है 24 ग्राम कार्बन, फर्स्ट ऑप्शन देखो 24 ग्राम कार्बन। तो बेटा 24 ग्राम कार्बन मतलब गिवन मास 24, कार्बन का मास 12, तो मोल तो 2 हुए, ठीक है ना। 24 ग्राम कार्बन तो गिवन मास 24, कार्बन का मास 12, तो मोल हो गए 2, और एटम्स कितने हुए? तो मैं कहूंगी 2 है ना। अब यहाँ देखो 56 ग्राम आयरन, तो बच्चे गिवन मास 56, एटॉमिक मास 56, तो मोल 1 हुए, तो एटम्स कितने हुए? तो मैं कह दूंगी है ना। 27 ग्राम एल्यूमिनियम, तो मोल का फॉर्मूला आता है ना गिवन मास
27, एटॉमिक मास 27, मोल कितना है 1, और एक मोल में एटम कितने होते तो हम कहेंगे Na, तो यहाँ पे Na एटम्स है। नेक्स्ट देखो 108 ग्राम सिल्वर, तो अगेन गिवन मास 108, एटॉमिक मास 108, मोल 1, और 1 मोल में एटम कितने होते हैं Na। तो अब तुम खुद दिमाग लगा लो, सबसे ज्यादा एटम किस में होंगे, जहाँ मोल्स ज्यादा होंगे, है ना, बाकी सारे एटम से तो है ही, तो आंसर विल बी कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेट 1 किलोग्राम। अब ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा उलझाऊ है। 1 किलो तो तुम्हारे पास टोटल वेट है, 1 किलो वेट के अंदर कितने मोल्स है, नंबर नहीं है ना, कितने मोल्स है। तो देखो गिवन मास जो है दैट इज 1 kg, तो गिवन मास 1 kg, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, ये मोल्स आया कि नहीं आया, सॉरी मोल्स क्या आया, ये आपके पास क्या आया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आया, इतने इलेक्ट्रॉन से। मतलब मान लो मैंने आपको कह दिया कि भाई ये ना मेरे पास 1 किलो है ना, मेरे पास है ना ये 1 किलो सामान है ना, ये मान लो कुछ बॉक्सेस है, ये टोटल वेट जो इनका 1 किलो है। अब एक बॉक्स का वेट जो है वो है ना 100 ग्राम है, तो तुम कहोगे टोटल वेट 1 किलो है यानी 1000 ग्राम। एक बॉक्स का वेट 100 ग्राम है, तो 1000 अपॉन 100 करोगे तो तुम कहोगे 10 बॉक्स होंगे आपके पास। 100 ग्राम का एक बॉक्स है, 10 बॉक्स हो गए 1000 ग्राम यानी 1 किलो। तो तुमने क्या किया, गिवन मास में सिंगल का मास, जो सिंगल आपका जो भी आर्टिकल है ना, उसका मास का डिवाइड कर दिया तो नंबर आ गए, है ना। टोटल मास में एक एलिमेंट का, एक सब्सटेंस का, एक आपके पास जो भी चीज़ है एंटिटी, उसका मास डिवाइड कर दिया तो नंबर आ गए। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि भाई तुम्हारे पास टोटल वेट कितना है, तो हमने कहा 1 किलो है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है ना, अभी तो तुम्हें पता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में, तो हम कहेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, मैंने किलो में किलो डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आया, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ मोल फाइंड करना है, तो बेटा नंबर के रिस्पेक्ट में मोल क्या था, गिवन एंटिटीज, आपके पास कितने नंबर है अपॉन एक मोल में जो नंबर होता है दैट इज एवोगैड्रो नंबर Na। तो गिवन एंटिटीज तो ये रही 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक है, ये गिवन एंटिटीज, और इसको डिवाइड करना था एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब इसको सॉल्व कर लो, 23 में से 31 सॉल्व कर लो, तो आपके पास आंसर आएगा 10 की पावर 8, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 10 की पावर 8 अपॉन 9.1 और ये, तो ये आपका आंसर सेट होगा ऑप्शन डी। समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन 558.5 ग्राम आयरन, एटॉमिक मास तुम्हें दे दिया। अब ये तो सिंपल ही है ना बच्चे, इसमें क्या ही करना है, तो हम कहेंगे देखो मास दे दिया हमें, गिवन मास, हम मोल निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना है 558.5 ग्राम्स में है, और एटॉमिक मास कितना है 55.8, बोलो है ना 55.85। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी आ जाएगा, तो हम कहेंगे भाई मोल्स तो 10 है। ठीक है, एटम्स कितने होंगे, तो एक मोल में एटम होते हैं Na। क्या भाई, एक मोल में एटम कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर Na, है ना। तो हम कहेंगे Fe की तो बात है, Fe तो एक ही एटम है, तो 10 मोल में एटम्स हो गए मेरे पास कितने, तो मैं कहूँगी 10 Na। तो मेरे पास तो आंसर 10 Na है। अब चेक कर लेते हैं। अब देखो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये तो गलत है, इतने तो नहीं है। ये वाला आंसर सही है क्या, तो मैं कहूँगी नहीं 10 Na का 10 टाइम्स आना चाहिए, इतने टाइम थोड़ा ना आना चाहिए, तो ये आंसर भी गलत है, 2 के तो गए, है ना। तो 50% पॉसिबिलिटी है सही आंसर की। अब देखो हाफ दैट ऑफ 8 ग्राम हीलियम, तो बच्चा हीलियम का मोल निकालो, 8 ग्राम हीलियम, तो हीलियम का गिवन मास 8 हो गया। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, तो यहाँ तो मोल ही 2 है, तो यहाँ आंसर आएगा हीलियम में एटम है 2 Na। मेरा आंसर तो 10 Na मैच का हो रहा है, तो मैं कहूँगी ये आंसर भी गलत है, तो ये करने की जरूरत थी नहीं, है ना। अभी पहले ही ऑप्शन है, तुम कर भी सकते थे। ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन, तो देखो कार्बन का गिवन मास 60, एटॉमिक मास कितना 12, तो मैं कहूँगी मोल तो 5 आ गए,
है ना, और एटम्स कितने हुए, तो 5n आया, मैच तो नहीं हुआ। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, नहीं ट्वाइस ट्वाइस डबल, तो मैं कहूँगी हाँ 5n का डबल करो 10n, तो मेरा आंसर सही है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, यानी 9th का फर्स्ट आंसर बन गया। ठीक है, और देखो hemoglobin from red capsules of most mammals contain approximately इतना % iron. The molar mass of hemoglobin is 67 to 100 number of iron atoms in each molecule of hemoglobin. अब ध्यान से देखो, पूरे हीमोग्लोबिन का मास तो इतना है, ठीक है, और इसका इतना % जो है वो आयरन है, ये 1/3 है लगभग, है ना। पूरा हीमोग्लोबिन, पूरा वेट कितना है, तो मैं कहूँगी 67 to 100, और 0.33 कितना होता है, 1/3 होता है। तो पूरे मास का 1/3 जो है वो मास ऑफ आयरन है। तो मैं कहूँगी ठीक है, चलो मास ऑफ आयरन तो निकालें। तो हमने क्या ट्राई किया, हम मास ऑफ आयरन निकालते हैं, परसेंटेज ही तो है, 67 to 100 का 1/3 निकालो, 0.33% निकालो, 1/3 निकालो, ठीक है। तो कितना आएगा, लमसम निकाल ले, तो हम कहेंगे कितना आया, ये 3 2 6 हो गया, ठीक है, फिर 3 2 6 हो गया, फिर ये 4 हो गया। अच्छा परसेंटेज है ना, तो 0.33 है, 0.33 क्या होता, 0.33 क्या होता, 0.33 अपॉन 100 कर लेते ना हम, ठीक है ना। तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 100 से डिवाइड करना है। तो अब मैं ऐसे लिख रही हूँ उसको ऐसे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास चला गया, तो लमसम मेरे पास इतना सेट हो गया है ना। तो ये आया मास ऑफ आयरन। अब ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। अब मास, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। अब मुझे बताओ एक आयरन एटम का मास कितना होता है, एक आयरन एटम का मास कितना होता है, तो मैं कहूँगी 56U। अब मेरे पास या 56U या 56 ग्राम, अगर एक मोल की बात करो तो ग्राम पर मोल, उसमें टेंशन मत लेना। तुम कहोगे हमारे पास तो इतना मास आया है, ठीक है, हमारे पास टोटल मास कितना है, तो मैं कह रही हूँ 224 है। तो एक आयरन होता ना बेटा, तो मास 56 होता, तुम्हारे पास टोटल मास 224 है, तो देखो कितना है, लगभग 4 टाइम्स है। तो हम कहेंगे ये लगभग 4 टाइम्स है, ठीक है। किया तो नहीं ना, 3 2 6 और 1, हाँ 223 होगा क्या, नहीं 224 ही तो होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है 224 होगा, 56 से डिवाइड कर दो तो ये 4 ही आएगा ना। तो हम कहेंगे आंसर 4 है। सो 4 एटम जो होंगे वो होंगे आयरन के। क्वेश्चन समझ में आया? देखो पूरे हीमोग्लोबिन का मोलर मास इतना है और इसका इतना % जो है वो आयरन है बाय वेट। तो तुम्हें अगर ये 1/3 वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो तुम ऐसे कर लो कि पूरा हीमोग्लोबिन जो है उसका मास इतना है और इसका 0.33% है ना, इसका 0.33% जो है वो क्या है, आयरन है, तो इसका 0.33% निकाल दो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 224, ठीक है। तो नहीं ओके, बाकी तो कुछ करना ही नहीं था तुम्हें, है ना। तो बस यहाँ आपके पास आ गया आंसर 4। तो मेरा आंसर क्या बैठेगा, तो मैं कहूँगी आंसर 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल है ये भी, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड CH। अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा CH है, तो एम्पिरिकल मास, तो मैं कहूँगी कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, एम्पिरिकल मास 13 है। मोलर मास तुम्हें दे ही रखा है 78, मोलर मास कितना है 78, N सिखाया था मैंने आपको, है ना। N क्या था, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, बोलो कर लिया होगा अब तक। तो 78 डिवाइडेड बाय 30 कितना है, 6 आ गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स। फिलहाल मेरे पास n की वैल्यू 6 है, तो इसका 6 टाइम्स यानी C6H6। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बैठ रहा है दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का मास, तो हम कहेंगे कार्बन के एक एटम का मास होता है 12U, 12 यूनिफाइड मास। अब एक्चुअल मास, एक यूनिफाइड कितना ग्राम्स में बोलो,
तो एक यूनिफाइड होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। बस, तो अब आपको क्या करना है, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब सॉल्व कर लेंगे। देखो पहला आंसर तो वैसे ही नहीं हुआ, थर्ड आंसर वैसे ही नहीं हुआ। 1.99 इंटू 10⁻23, 10⁻23 तो बहुत ज़्यादा हो गया। जो एक एटम का मास इतना होता तो फिर एटम दिखाई दे जाता, तो वो भी नहीं है। तो अब तुम्हें करेक्ट आंसर मिल रहा है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर सेट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो, 19.7 kg ऑफ गोल्ड वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ स्मगलर, द एटम्स ऑफ गोल्ड विच वर रिकवर्ड आर। ठीक है भाई, इतना सोना पकड़ लिया स्मगलर ने, है ना, कितना 19.7 kg। तो मोल निकालो, तो मोल होता है गिवन मास ग्राम्स के अंदर, तो 19.7 इंटू 1000 और एटॉमिक मास कितना है, तो 197। पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, तो 100 मोल गोल्ड जो है वो आ गया भाई स्मगलर के पास। अब उसके पास एटम्स कितने आए होंगे, तो हम कहेंगे 100 Na कर दो। एक मोल में Na होता है ना, 100 मोल में 100 Na, तो बेचा अब तो तुम कर ही लोगे 100 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो बढ़ाओ आंसर, तो आपका आंसर सेट होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब सब में मोल्स निकालो फिर मॉलिक्यूल। अब एक चीज ध्यान रखना, एटम नहीं कह रहा है, मॉलिक्यूल कह रहा है, तो ये सब एक मॉलिक्यूल है। इथेनॉल को एक मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे, वाटर पूरा एक मॉलिक्यूल है। अगर वो एटम कहता ना तो तुम्हारी थोड़ी माथापच्ची बढ़ती, तुम सारे एटम्स काउंट करते हैं इंटू O3, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। एटम छोड़ना कह रहा है, मॉलिक्यूल कह रहा है, सबको एक मॉलिक्यूल मान के और कंसिडर करो। तो पहले मोल निकाल दो, तो हम कहेंगे चलो यहाँ मोल निकालते हैं 28, कार्बन मोनोऑक्साइड 12 और 16, ये भी 28। तो मोल तो एक है और मॉलिक्यूल 1 है नहीं। 46 इथेनॉल और मोलर मास भी 46 है, निकालो तो 1 मोल ही आएगा। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स 1 Na आएंगे। वाटर 36, गिवन मास, मोलर मास 18 होता है, तो मोल तो 2 आएंगे, मॉलिक्यूल्स 2 Na। 54 ग्राम N2O3, तो 54 और नाइट्रोजन का कितना होता है 28 और 48, 48 और 28 कितना हुआ 50, 56, 56, 66, 76 हुआ क्या, चेक कर लो, है ना। हाँ ठीक है, 76। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास क्या मोल। तो ये तो एक से भी कम है, तो फिर मॉलिक्यूल तो 1 Na से भी कम हो जाएगा। तो मैं कहूँगी छोड़ो, वो तो लेस देन 1 ही आ रहा है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मोल है, तो मोल तो यहाँ ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल यहाँ 2 Na आ रहा है। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करने पे आपको पता चला कि इसमें 0.032% सल्फर है। तो उस कंपाउंड का मोलर मास बताओ अगर उसमें 2 सल्फर एटम हो। जनरली क्वेश्चंस में एक ही पूछता है, लेकिन चलो 2 सल्फर एटम। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर 0.032 ग्राम सल्फर है, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में 0.032 ग्राम सल्फर है, तो उसका मोलर मास तो 100 होगा, या उसका मास तो 100 मान लो, है ना। भाई मेरे पास एक प्रॉपर कोई चीज है, उसका 10% मेरे पास है, तो अगर 10 ग्राम मेरे पास एग्जैक्ट आ गया तो टोटल चीज तो 100 हुई ना। तो सल्फर इतना है, तो पूरा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सल्फर है ना, सल्फर का हिस्सा भी उसी में, तो पूरा मॉलिक्यूल 100 होगा। ठीक है ना, 100 ग्राम मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मान लो 1 सल्फर एटम होता या 1 ग्राम सल्फर होता, ठीक है, तो अगर 1 ग्राम होता तो 100/0.032। लेकिन आप तो कह रहे हो 2 सल्फर एटम है, तो 1 सल्फर 32 होता है ना, 2 सल्फर तो 64 ग्राम्स होगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 0.032 मल्टीप्लाई विद 64। पॉइंट उड़ा दो, 1 2 3, 32 64 2,
तो कितना हो गया, 2 के पावर 5 जीरो लग रही भाई, है ना, 1 2 3 4 5। तो बस ये जीरो वाला गेम है, 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ मोलर मास एंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 256 एंड 32, तो एटोमिसिटी देखो, एक सल्फर का मॉलिक्यूल ही होगा, है ना, और उसमें कितने सल्फर है वो तो मुझे नहीं पता, मैंने एक्स कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है एटोमिसिटी कितने एटम्स होंगे, तो एटोमिसिटी मैं एन कर देती हूँ, चलो थोड़ा इजी लगेगा तुम्हें, है ना। सल्फर कितने एटम्स है हमें पता नहीं, तो एटोमिसिटी क्या होगा, मान लो यहाँ पे 2 सल्फर होते तो ऊपर तो 2 का मास आता, फिर मैं 1 के मास से डिवाइड कर देती, 3 होते सल्फर तो ऊपर 3 का मास लिखती, फिर 1 से डिवाइड करती। तो कितने वो तो नहीं पता, लेकिन इसने कहा ना कि मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है 256। ठीक है, तो 256 डिवाइडेड बाय 32। अब देखो 256 डिवाइडेड बाय 32 कितना होगा, 2 और 4 तो नहीं होगा, 8 या 16, तो 8 होगा, 8 3 ज़ा 24 और 16 256 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही है, आगे बढ़े। 1 फर्मी, तो बेटा 1 फर्मी होता है ना, रदरफोर्ड ने दिया था एटॉमिक न्यूक्लियस की, अभी तुम्हें तो पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड मॉडल। न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10 की पावर -15 मीटर है ना, तो इतना मीटर, और सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय अ पेयर ऑफ कंपाउंड। अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पहले समझो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है 2 एलिमेंट, है ना, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स। 2 एलिमेंट लेने और वो मिक्स होके 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स बना रहे, लाइक सल्फर और ऑक्सीजन ले लूं, है ना, तो सल्फर और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, SO2 और SO3, तो दोनों में सल्फर सल्फर तो कॉमन है ना। तो अब इनमें जो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, तो ऑब्वियसली O2 और O3, है ना, यहाँ मैं ऐसा करूँ, SO2 और SO3 में ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकाल दो, सल्फर का 32 और ये कितना हो गया 64। सिमिलरली सल्फर का 32 और ये कितना हो गया 48, यहाँ मैंने कितना कर दिया 32 करना है। ठीक है, तो रूल क्या है, व्हेन 2 एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, तो मैं कहूँगी हाँ 2 एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन है, आपस में मिक्स होके SO2 और SO3 भी बना रहे। नाइट्रोजन लेती तो बहुत सारे बन जाते हैं, NO, N2O3, N2O4, है ना, N2O, बहुत सारे हो जाते। तो ये कह रहा है एक का कांस्टेंट मास, तो मैं कहूँगी सल्फर तो कांस्टेंट है, दूसरे का जो डिफरेंट मास है वो सिंपल रेशियो में होना चाहिए, तो वो यहीं देख के पता चल रहा है O2 और O3, सल्फर सल्फर तो एक है, एक O2 है एक O3 है ना, तो 2:3, तो 32 रेशियो 48, 16 से डिवाइड कर दो, तो हम कहेंगे 2:3 तो है। तो ये तो सिंपल ही पूछ रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस पे लगेगा, तो देखो सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड, कंपाउंड ही डिफरेंट है कि नहीं, बोलो सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, तो हम कहेंगे हाँ ये तो कंपाउंड ही डिफरेंट है, इसमें तो नहीं लगेगा, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। फिर वाटर और हैवी वाटर, तो भाई आइसोटोप है, आइसोटोप पे थोड़ा लगाना है ना, तो ये भी नहीं बैठेगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया ही है, SO2 SO3। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी कंपाउंड डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको बताना है 2 एलिमेंट सेम होने चाहिए, कंपाउंड एक से ज्यादा, 2 एलिमेंट सेम है लेकिन आइसोटोप है उसमें, तो उसको नहीं लेना है। ठीक है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है, सिंपल है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो करेक्ट आंसर आपका हुआ ऑप्शन SO2 SO3 वाला। नाउ अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब बताओ एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना पसंद करोगे, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन। तो भाई एक आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था ना, इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे, तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना का उतना मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। आप लिखते ना इधर Cl2 है तो फिर उधर भी क्लोरीन 2 होना चाहिए, है ना, इधर A एटम 2 है या 3 है तो उधर भी कैसे न कैसे करके 2 या 3 होना चाहिए, मास कंजर्व रहना चाहिए, कंजर्वेशन का मास लगाना है, एटम्स कंजर्व रहने चाहिए। ठीक है, POAC है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो बैलेंसिंग जो है वो कंजर्वेशन प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं।
चलो फॉर्मूला है यहाँ पे तुम्हारे पास, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन्स इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड पर 500 ml। तो बच्चे सोडियम क्लोराइड का तुम्हें मास दे दिया है ना, गिवन मास कितना है 5.85। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास, तो बच्चे सोडियम का मोलर मास होता है 23, Cl का मोलर मास एटॉमिक मास मतलब 35.5, तो NaCl का मोलर मास आएगा 58.5। तो हम लेंगे, ठीक है, गिवन मास आ गया, मोलर मास इज 58.5 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 500। ठीक है, तो तुम कर ही लो, क्या ही करना है, कर लोगे है ना। तो हम कहेंगे हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/5 यानी कि 0.2, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल है ना, सबसे इजी वाली। देखो लेवल 1 की डीपीपी है आपके पास। नाउ 500 ml ऑफ 5 मोलरिटी सॉल्यूशन डाइल्यूट करके कहां तक पहुंचा दिया 1500 ml। तो व्हाट विल बी द मोलरिटी। तो देखो ये बिफोर आफ्टर वाला क्वेश्चन है, पहले आपके पास क्या था और डाइल्यूट करने के बाद में क्या है ना। जनरली प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, बिफोर आफ्टर या मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो आप कहेंगे पहले मोलरिटी इतनी थी, वॉल्यूम इतना था, नई मोलरिटी हम बता देंगे, नया वॉल्यूम आप बता दो। ठीक है, तो पहले मोलरिटी में पहले हमारी पास थी मोलरिटी 5, वॉल्यूम था 500। बाद की मोलरिटी हमसे पूछी गई है, वॉल्यूम है 1500। कर लोगे, ये भी सिंपल ही है। 500 और 1500 कितना 3 टाइम्स, तो आपका आंसर है 5/3। एक से तो ज़्यादा ही है ना, और 1.5 तो नहीं है। ठीक है, 1.66 के अराउंड है, तो ये आंसर है नहीं, ये है नहीं। अब ये थोड़ा चेक कर लेना है ना, 1.59 है कि 1.66 है, 1.6 है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर बैठेगा ऑप्शन बी। नज़दीक वाले आंसर होता ना तो थोड़ा ध्यान रखा करो है ना, सॉल्व किया करो, नहीं तो फंस जाओगे। ऐसे क्वेश्चन आ चुके मेडिकल के अंदर, एक लास्ट ईयर ही आया है, ठीक है ना, वो HC बाय लैम्डा वाला क्वेश्चन था शायद। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, 2 आंसर पास होना तो फिर रुका करो, फिर करना पड़ेगा, भले ही टाइम लगता तो करा करो है ना। बाकी जहाँ लगेगा नहीं ये तो काफ़ी गैप है इसमें, तो ये बस आपको पॉइंटों में उलझा रहा है, तो करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इतना ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी बताओ। अब बच्चे इसको करने के 2 तरीके हैं आपके पास है ना। अभी एक सेकेंड रुको, मैं आपको चलो, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ब्लड में इतना है, इसको करने के 2 तरीके। एक तो है स्ट्रेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू, स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर, प्रैक्टिकल में आपने किया होगा, टाइट्रेशन वाइट्रेशन करके सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालते। तो स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। एक तो आपका ये फॉर्मूला है ना, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, नॉर्मेलिटी है तो इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ ग्राम पर लीटर ही तो है, 0.9 दे रखा है, मोलैरिटी पूछी है, ग्लूकोज का मोलर मास निकालोगे तो 180 आएगा। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू 0.9 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो 1/200 है ना, तो 0.005 है, और तो क्या है, बाकी तो कोई आंसर सेट भी नहीं होगा तुम्हारा, सीधा ही कर सकते थे ऑप्शन सी। ठीक है, नहीं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है ना, उसमें क्या करो, मास और वॉल्यूम की जगह तुम्हें दे रखा है, बचता वही तुम्हारे पास मोलर मास। ठीक है, तब भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखो, 2 एलिमेंट्स ए। ठीक है, 2 एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, इसका एटॉमिक मास 75, उसका 16 है। कंबाइंड टू यील्ड अ कंपाउंड, अच्छा इन चारों में से कोई कंपाउंड बना रहे, द परसेंट बाय वेट ऑफ ए इन द कंपाउंड वो 75.08। तो कंपाउंड का फॉर्मूला, अब वेट जो है इसका वेट अगर 75.08 है तो इसका कितना होगा, तो परसेंटेज है ना, अगर उसका 75 है तो इसका थोड़ा माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं लमसम मान में इसको 75 भी मान लेती हूँ और इसको मैं 25 मान लेती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर में तो मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग नहीं रही है। अब देखो क्या पूछा है इसने, एटॉमिक मासेस तुम्हें दे रखे हैं ना, तो मोल निकालो भाई
है ना। ए का गिवन मास 75, मोलर मास कितना है 75, तो ए का मोल तो 1 आ गया। अब बी का, तो बी का गिवन मास तो 25 और एटॉमिक मास 16, तो 25/16 1 लिख दूं और 9 बचेगा। तो लमसम 5 लिख देती हूँ, ठीक है। 6 पे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो भाई अगर ये 1 है तो ये 1.5 है। ए और बी का फॉर्मूला निकालना है ना। अगर ये 1 है तो ये 1.5 है। इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है। तो 2 है और 3 है, तो फॉर्मूला क्या बना, A2B3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिंपल है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस इज 4 और CH4 की 1 है। मोलर, आप थोड़े उलझाओ हुए है ना, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। देखो वेपर डेंसिटी वैसे भी क्या होती है, रिलेटिव होती है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो हम एक सर्टन वॉल्यूम कर लेते हैं या 1 लीटर ले लेते हैं। भाई 1 लीटर पर्टिकुलर कोई गैस है, उसका मास अपॉन 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है, उसका मास, ठीक है। उससे हम वेपर डेंसिटी निकालते हैं। लेकिन वो हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ये कह रहा है कि मीथेन की वेपर डेंसिटी 1 है और आपके वॉलेटाइल सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी 4 है, ठीक है। तो भाई एक तो मेरे पास है वॉलेटाइल सब्सटेंस, एक है वॉलेटाइल सब्सटेंस और दूसरी ओर है मेरे पास मीथेन। अब अगर इसकी वेपर डेंसिटी 1 है तो इसकी वेपर डेंसिटी 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। उसका मोलर मास कितना है, तो कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, तो इसका मोलर मास तो 16 है। तो भाई अगर इसका मोलर मास 16 है तो ये 4 गुने पे चल रहा है, तो इसका मोलर मास 4 टाइम्स होना चाहिए, है ना। तो इसका मोलर मास होना चाहिए 64। तो करेक्ट आंसर बैठेगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरल है क्वेश्चन, भारी नहीं है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो भाई एक तो बच्चे NaCl है, दूसरा तुम्हारे पास वाटर है। NaCl इसका मोल तो एक ही है, इसके मोल बताओ। तो इसका गिवन मास 100 और मोलर मास 18, 5.55। याद करो प्योर वाटर की मोलरिटी निकालते हो ना, 1000/18 तो 55.5 आता है ना। तो 1000 की जगह 100 है तो 5.55 याद होना चाहिए। इसको साथ सॉल्व करने बैठेंगे। अब मोल फ्रैक्शन, तो भाई मोल फ्रैक्शन होता है 1 के मोल अपॉन सबके मोल। मोल फ्रैक्शन 1 के मोल अपॉन सबके मोल। आपसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl कंटेनिंग, ठीक है। तो NaCl के मोल अपॉन NaCl के मोल प्लस वाटर के मोल, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो NaCl का मोल तो 1 है ना, और टोटल कितना है, तो टोटल ये है। सॉल्व कर लो तो बहुत ही छोटा आंसर आएगा। 0.5 और 1.5 तो किसी भी वजह से नहीं आ सकता। 1/56.5, तो 1/56.5 तो बहुत छोटा आंसर है। तो आई थिंक 0.001 जो है यही आंसर होना चाहिए। सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एक सेकेंड सॉल्व कर लेना भाई। 1/56.5 है ना, 25। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। 25 चलो सॉल्व कर ही लो भाई इसको। 1 डिवाइडेड बाय 56.5 तो ये आएगा 0.0176, 0.0176। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन में है नहीं क्या, कहीं कुछ गड़बड़ थोड़ा है। NaCl का आपके पास कितना है 1 मोल, वाटर 100 ग्राम है, 100/18, 100/18 तो 5.5 होता है। ओहो मैंने क्या किया, मैंने ही गलती करी है, 5.5 है ना। तो 1/6.5, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 6.5 तो ये आपका 0.15 बैठ जाएगा। पहले नहीं बैठता, पहले तो फिर यही बैठता। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। समझ में आ गया, तो जल्दबाजी में गलत मत कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अकेले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखो, अकेला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हम कहेंगे एक तो कैल्शियम है, एक तो इसमें कैल्शियम है, 2 इसमें ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, CaOH2 2 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, और 2 इसमें हाइड्रोजन है।
तो बच्चे टोटल एटम जो है ना वो 5 है। हम कहेंगे हाँ, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में टोटल एटम कितने 5 है, तो अगर ये 1 मोल होता तो 5 मोल होते। 5 मोल मतलब 5 इंटू Na, और 5 इंटू Na मतलब समझे तुम, है ना, 5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। बाकी तो कुछ सेट हो ही नहीं रहा, देख लो 6 तो नहीं है, चेक कर लो, है ना। कैल्शियम तो 1 है, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2। जल्दबाजी में गलत मत कर लेना, थोड़ा ध्यान लगा के, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ ऑक्सीजन इन Fe2O3 एंड FeO इज इन द सिंपल रेशियो। एक तो तुम्हारे पास है Fe2O3, एक तुम्हारे पास है FeO, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है, कॉम्प्लिकेट करोगे तो कॉम्प्लिकेट लगेगा, बाकी सिंपल है। आपके पास एक तो ऑक्सीजन है Fe2O3 और दूसरा है FeO। यहाँ ऑक्सीजन का वेट कितना है, तो मैं कहूँ कि ऑक्सीजन तो यहाँ 3 है, तो यहाँ ऑक्सीजन है 16 इंटू 3, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो हम कहेंगे 16। तो भाई यहाँ 48 है, यहाँ 16 है, तो वेट का रेशियो, ऑक्सीजन के वेट का रेशियो दैट इज 3:1, है ना। तो आपको पूछा है यहाँ पे वेट का रेशियो कितना है, तो हम कहेंगे 3:1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल है ना, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करना मत। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बच्चे टेम्परेचर देखो, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर और वॉल्यूम, वॉल्यूम सीधा सीधा टेम्परेचर पे टेम्परेचर से बदलता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड फैलता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन है ना कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन लिक्विड की बात कर रहे हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी। तो मैं कहूँगी हाँ, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड जो है वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और जो भी वेट बाय वॉल्यूम यूनिट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये डेटा बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो W/V कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है। अब वेट बाय वॉल्यूम यूनिट कौन कौन सी होती है, जो पर लीटर में होती। तो पर लीटर में एक तो मोलारिटी होती है, नॉर्मालिटी होती है, फॉर्मालिटी होती है ना। तो ये बाय वॉल्यूम वाली है, ये चेंज होंगी। बाकी तो इसने क्या पूछा है, कौन चेंज हो रहा है, तो मोलालिटी, तो भाई मोलालिटी तो W/W होता है, मोल पर kg, तो ये तो होने से रहा। वेट फ्रैक्शन, तो वेट का फ्रैक्शन, ऊपर भी वेट आएगा नीचे भी वेट आएगा, बैठेगा नहीं। मोलारिटी ये जरूर चेंज होगी, है ना, और मोल फ्रैक्शन भी रेशियो है। देन इन अ कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और रेशियो है 9:1:3.5, ठीक है। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 108 है, ओके। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ। तो ये फिलहाल जो है ये इसके क्या है, कंपाउंड में जो एटम्स हैं इनके वेट का रेशियो है ना। इनके एटम्स का रेशियो होता तब भी चल डाले थे, लेकिन ये तो वेट का रेशियो है, तो मैं इसका वेट ही मान लेती हूँ। ये 9 ग्राम है, 1 ग्राम है और ये इतना ग्राम है। मोल निकालो, तो मैं कहूँगी 9/12, इसका 1/1 और इसका 3.5 डिवाइडेड बाय 40। तो 9/12 ये तो 3/4 हो गया, ये 0.75 है, ये 1 है, और 3.5 को 14 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो जल्दी करो, 3.5 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.25, ठीक है। अब ये क्या है, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो, है ना, तब तो हम कुछ बनाए फॉर्मूला इसका। तो सिंपल रेशियो के लिए क्या करते हैं, जो सबसे छोटी डिजिट है उसको तीनों में डिवाइड कर दो, ताकि ये तो एक बने। भाई जो सबसे छोटा है उसको 1 बना दिया, और बाकी का पता चल जाएगा ये 1 पे कितना है, तो आपका काम हो जाएगा ना। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.25 और 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25। जो सबसे छोटा आंसर है उसको सब में डिवाइड करो, ताकि सबसे छोटा वाला 1 बन जाए और बाकी 1 के कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखेंगे, तो तुम आराम से आंसर बना पाओगे। तो ये आ रहा है 3-4-1, 3-4-1 मतलब C3H4 और N, ठीक है। तो ये तो है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये जो वेट का रेशियो लाए ना, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एम्पिरिकल मास निकाल दो, तो एम्पिरिकल मास कार्बन का 12 × 3 प्लस 4 हाइड्रोजन है और 1, और नाइट्रोजन का 14, तो ये कितना हुआ 40, 50 और 54 हो गया। अब n की वैल्यू निकालो, n होता है मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, तो भाई मोलर मास तो 108 है, 108, एम्पिरिकल मास 54 है, तो 2, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला का 2 टाइम्स आएगा।
तो C3H4n का 2 टाइम्स कर लो, तो C6H8 और n, समझे ना, C3H4n इसका n टाइम्स होता है, n की वैल्यू 2 है, तो 3 4 1 की जगह 6 8 2 आएगा ना भाई, 6 8 2 आएगा। अब कुछ बिठा लो, 6 8 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब कितने क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट करें इसको। इतने मॉलिक्यूल्स यूरिया में 100 ml में प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन देखो सारे ऑप्शन में मोलैरिटी दिया है, तो मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना, मोल अपॉन वॉल्यूम, लीटर में होना चाहिए। बाई चांस मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 लिख दो, 1000 डिवाइड करो। फिर मैं कहूंगी मोल तो है नहीं, तो मोल क्या, गिवन एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो गिवन एंटिटी कितनी है 6.02 इंटू 10 की पावर 20, और एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1000 ऑलरेडी चल रहा है, और वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना है भाई 100, तो 100। अब आप अपना आंसर तो बिठा ही सकते हो, इसको हटा दे, 20 हटा दे, 3 बचेगा तो ये भी हटा देते हैं, तो 1/100 0.00 नहीं 0.01, अब यहाँ और बोल जाएंगे ना 1/100 0.01, और देखो बराबर 20 और 3 23 कट गया ना, ठीक है, तो 1/100 हो गया 0.01। ठीक है, सरल है, बन जाएंगे क्वेश्चन तुमसे, है ना, नीट की तैयारी करो तो बनने चाहिए भी। नेक्स्ट देखो, इतना मोल बेरियम क्लोराइड को इतने मोल सोडियम फॉस्फेट के साथ मिक्स किया, कितने मोल्स बेरियम फॉस्फेट के बनेंगे। सीधा सीधा पहले इक्वेशन बैलेंस करने से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर लिमिटिंग रिएजेंट लगा लेंगे। तो देखो बेरियम क्लोराइड ओके की रिएक्शन सोडियम फॉस्फेट से करानी है, करा लो। आंसर क्या बन रहा है, अभी खुद ही दे रहा है बेरियम फॉस्फेट, तो तुम दिमाग लगाओ मत, फॉर्मूला क्या बना है, बन जाएगा फॉर्मूला बेरियम फॉस्फेट प्लस, तो बेरियम फॉस्फेट हो गया ना, प्लस क्या है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। बस तुम्हारा काम है सही इक्वेशन बैलेंस करना, इक्वेशन जो सही बैलेंस नहीं की तो सब गेम बिगड़ जाएगा। बेरियम फॉस्फेट उधर बेरियम 3 कह रहा है, तो मैं 3 लिख रही हूँ, और अब सोडियम यहाँ 2 कर दूँ क्या, क्योंकि क्लोरीन 6 हो गए, सोडियम भी 6 हो गए, तो 6 सोडियम क्लोराइड अब बैठ जाएगा, सही है ना, फॉस्फेट 2 है तो 2 है, बैलेंस इक्वेशन है। अब मुझे लग रहा है कि भाई अगर आप ये 3 मोल मांग रहे हो तो ये 2 मोल चाहिए, आंसर तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले इनके लिमिटिंग रिएजेंट, ये 3 मोल है तो वो 2 मोल चाहिए। फिलहाल देखो तुम्हारे पास ये 0.2 है ना, ये तुम्हारे पास 0.2 है, तो 2 पे 0.2 है, 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये मुझे 0.3 रिक्वायर्ड है, इसका मुझे जरूरत कितना है 0.3, भाई अगर 2 है तो 3 है, अगर ये 0.2 है तो 0.3 चाहिए, है कितना ज़्यादा ही है 0.5 है, जरूरत तो 0.3 की है, तो मैं कहूँगी ये तो एक्सेस हो गया, तो जो एक्सेस हो गया उसको हम काम में, जो ज़्यादा है उससे कोई मतलब नहीं, फिर वो काम नहीं आती है ना। जैसे जो क्वेश्चन सबको ही आता है वो थोड़ा तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेगा, जो क्वेश्चन किसी किसी को आता है वो तुम्हारा सिलेक्शन, वो तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, तो जो एक्सेस होता है वो नहीं काम में लेते, जो कम पड़ता है ना उसको काम में लेते, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब बस यही करता धरता है, ये आपका आंसर डिसाइड करेगा। तो ये क्या कह रहा है, कितने बेरियम फॉस्फेट बनेंगे, तो भाई आप 2 थे तो बेचारा तो 1 ही बन रहा था, अगर ये 2 मोल है तो ये तो 1 ही बन रहा है, अब ये तो 0.2 है तो ये तो 0.2, 2 पे 1 बन रहा है तो 0.2 पे 0.1 बनेगा। अब 0.1 वाला ऑप्शन तुम्हें नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, बोलो भाई मोल पर केजी, मोल पर केजी, 1 किलो में कितने मोल है उसे बोलते हैं मोलालिटी, 1 किलो में कितने मोल्स है वो होता है मोलालिटी, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी मोलालिटी। ठीक है, नेक्स्ट मोलल सॉल्यूशन, तो बेटा एक तो होता है मोलर, एक होता है मोलल, और मोलल होता है मोलालिटी, मोल पर केजी, मोल किसका सॉल्यूट का, और केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 किलो लिक्विड के अंदर, 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट के कितने मोल्स घोले हैं,
तो 1 मोलर सॉल्यूट, अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल सॉल्यूट इन 1 किलो सॉल्वेंट। भाई कौन सा ऑप्शन है? तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। सो मेरा आंसर ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो यहाँ कंप्लीट हुई हमारी DPP 1 रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट, है ना। तो स्पेशली मैथ्स वालों के लिए थी, और देखो नीट वालों को भी थोड़ी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करनी है तो उसको करो, जो सब करते हैं वही तुम करोगे तो दूसरों से अलग नहीं बनोगे, दूसरों से अलग नहीं बनोगे, फिर अटक जाओगे कि यार 2 नंबर से कम पढ़ रहे हैं, 4 नंबर कम पढ़ रहे हैं, 10 नंबर कम पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी कैलकुलेशन वाली अपनी बनाओ, स्पीड बनाओ, है ना, एक्यूरेसी बनाओ, जल्दी कम समय में सही आंसर देने की कोशिश करो। तो ये क्वेश्चंस करो, अच्छे क्वेश्चन है, काम ही आएंगे, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन में भी मुझे सुन रहे हो, मतलब तुम्हारा लेक्चर बिल्कुल सही से चल रहा है, तो एक लाइक तो बन ही जाएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।